हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 का टॉपिक नंबर 3, जो कि है द फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। पेट्रोग्रेड वही सिटी है, वही इंडस्ट्रियल एरिया है जो पहले सेंट पीटर्सबर्ग नेम से जाना जाता था। बाद में एंटी जर्मन एक्टिविटीज़ के कारण इसका नेम चेंज कर दिया गया था। तो बात कर रहे हैं विंटर इन 1917 की। बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो रशिया की कैपिटल जो कि थी पेट्रोग्रेड, उसमें एक रिवर थी जिसका नेम है नेवा। नेवा रिवर थी। और ये जो रिवर थी, इसके जो राइट बैंक पे वर्कर क्वार्टर्स थे एंड फैक्ट्रीज थी, जबकि इसके लेफ्ट बैंक पे फैशनेबल एरियाज थे जैसे कि विंटर पैलेस एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स, प्लेस वेयर दूमा मीट, जहाँ पे दूमा की मीटिंग्स भी होती थी। वो वाले प्लेस भी सारे लेफ्ट बैंक पे थे। मान लो ये एक एरिया है, इसमें ये बीच में से नेवा रिवर जा रही है, तो इसके जो राइट साइड पे है वो कौन सी चीज़ें हैं? वो है वर्कर क्वार्टर, फैक्ट्रीज, और लेफ्ट साइड पे है फैशनेबल बिल्डिंग्स हो गई, या फिर जहाँ पे दूमा मीट करती है वो वाला प्लेस आ गया, विंटर पैलेस आ गया, और ऑफिशियल बिल्डिंग्स, और ये जितने भी फैशनेबल एरियाज। तो चलते हैं आगे। अब देखेंगे फरवरी 1917 में क्या हुआ। फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई, तो लॉकआउट होने लगा फैक्ट्रीज में। राइट बैंक पे हमने पढ़ा था ना, ये एरिया है, ये बीच में रिवर है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो राइट में लॉकआउट होने लगा, और उसके जस्ट नेक्स्ट डे में 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने स्ट्राइक दिखा दिया इन सिंपति। मतलब कि उन्हीं जिनके साथ हुआ था, जिन्हें काम से निकाल दिया गया था, लॉकआउट हुआ था, उन्हीं की सिंपति में, उन्हीं के सपोर्ट में इन्होंने स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। और बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज भी थी जिसमें वुमेन्स ने भी स्ट्राइक किया। उसी को जाना जाता है द इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से भी। अब जो डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स थे, मतलब जो धरना प्रदर्शन थे, फ्रॉम द हेडक्वार्टर से, मतलब फैक्ट्री क्वार्टर से, वो कहाँ चले गए? वो चले गए सेंटर ऑफ द कैपिटल में। कैपिटल में चले गए, कैपिटल के सेंटर में, जिसका नेम था नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट। और जो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज थी वो बिल्कुल भी एक्टिवली ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी इस मूवमेंट को। और जितनी भी फैशनेबल बिल्डिंग्स थी लेफ्ट बैंक पे, वो सारी घिर गई वर्कर्स के थ्रू। वर्कर्स ने जाके उन सारी फैशनेबल बिल्डिंग्स को घेर लिया। फिर यही देखते हुए गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया एक कर्फ्यू। और इसी कर्फ्यू की वजह से जो डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग शाम तक दिखना बंद हो जाते हैं। बट ऑन 24 एंड 25 को वो लोग वापस आ जाते हैं, और इसी चक्कर में गवर्नमेंट बुला लेती है कैवेलरी को। कैवेलरी बोलते हैं घुड़सवार सोल्जर्स को। और बुला लेती है पुलिस को इन लोगों पर नजरें रखने के लिए। मंडे का दिन था 25 फैब को। गवर्नमेंट ने उस दिन दूमा को सस्पेंड कर दिया। यही सब देखते हुए जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे थे लेफ्ट बैंक में, वो सब वापस आ जाते हैं राइट बैंक में 26 फैब को। और वो लोग 27 फैब को पुलिस हेडक्वार्टर्स में तोड़फोड़ करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं, और जो गलियां होती हैं उन्हें घेरना स्टार्ट कर देते हैं, और उनमें जमा होकर अपने स्लोगन्स देते हैं, जिनमें डिमांड थी ब्रेड के लिए, वेजेस के लिए, और बेटर आवर्स के लिए, प्लस डेमोक्रेसी के लिए। ये कुछ डिमांड्स वो अपनी आगे रखते हैं। गवर्नमेंट सिचुएशन को देखते हुए एक बार फिर कैवेलरी को बुला लेती है इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। बट इस बार क्या होता है, कैवेलरी मना कर देती है डेमोन्स्ट्रेशन पे फायर करने पे। बोलती है कि अब मैं इन पे, ये जो मूवमेंट को दिखा रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं लोग, हम अब इन पर फायर नहीं करेंगे, इन डेमोन्स्ट्रेटर्स पे फायर नहीं करेंगे। और इवनिंग होते होते ये जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स होते हैं प्लस ये सोल्जर्स होते हैं, ये सारे एक साथ इकट्ठे होके बना लेते हैं सोवियत या फिर अपनी एक काउंसिल। और ये वहीं पे बनती है जहाँ पे दूमा की मीटिंग्स होती थी, और इसी को बोला गया पेट्रोग्रेड सोवियत। क्या बोला गया इसे? पेट्रोग्रेड सोवियत। नेक्स्ट डे एक डेलीगेशन जाता है जार के पास, और एक मिलिट्री कमांडर जार को एडवाइस करता है कि आप अपनी पोजीशन को छोड़ दीजिए। और जार भी उनकी बात मानता है। एडवाइस को फॉलो करते हुए 2 मार्च को जार अपनी पोजीशन को छोड़ देता है। फिर जो सोवियत लीडर्स होते हैं प्लस जो दूमा के लीडर्स होते हैं, वो बना लेते हैं एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट,
जो कि कंट्री को चलाएगी। और ये लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि ये जो कंट्री का फ्यूचर है, रशिया का फ्यूचर है, वो सिर्फ डिसाइड करेगी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये इलेक्शंस करवाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। और इसी फरवरी के रेवोल्यूशन को जो 1917 में हुआ और इसने मोनार्की का एंड किया, यही सब दिखाता है कि अगर हम चाहें सारे कॉमन पीपल एक साथ इकट्ठा हो जाएं तो किसी भी पावर को हटा सकते हैं। देखते हैं टॉपिक 3.1 जो कि है आफ्टर फरवरी। अब देख लिया फरवरी में क्या हुआ, इसका एंड हो गया, मोनार्की का एंड हो गया। अब मोनार्की के एंड होने के बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी उसमें क्या सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था आर्मी ऑफिशियल्स का, लैंड ऑनर्स का और इंडस्ट्रियलिस्ट का। और यही जो गवर्नमेंट बनी इसमें जो लिबरल्स थे प्लस सोशलिस्ट थे, इन्होंने भी वर्क किया इसी इलेक्टेड गवर्नमेंट में। और इन्होंने कुछ अच्छे काम किए। वो अच्छे काम क्या थे? इन्होंने हटा दी रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस। पहले रिस्ट्रिक्शंस लग जाती थी कि कोई भी पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकता प्लस कोई भी एसोसिएशंस नहीं बना सकता, बट अब लोगों के पास फ्रीडम थी। अब लोग चाहें तो एसोसिएशन बनाएं या फिर पब्लिक मीटिंग्स करें। और इन्होंने सोवियत बनाई, लाइक पेट्रोग्रेड सोवियत, हर जगह इन्होंने वो चीज़ सेटअप कर दी। और इनके इलेक्शंस जो हुए वो कोई भी कॉमन सिस्टम से नहीं हुए, कोई भी कॉमन सिस्टम उसमें फॉलो नहीं किया गया। इन अप्रैल 1917 में जो बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे वो वापस आ जाते हैं। उनका नेम क्या था? व्लादिमीर लेनिन। और वो कहते हैं प्लस व्लादिमीर लेनिन प्लस उनकी जो पार्टी है वो कहती है कि अब हम वॉर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 1914 से वो इस चीज़ को अपोज करते हैं। अब क्या होता है कि जो व्लादिमीर लेनिन थे उन्हें लगता है कि अब ये टाइम आ चुका है जब सोवियत को अपने हाथों में पावर ले लेनी चाहिए। और लेनिन अपनी डिमांड्स रखते हैं। फर्स्ट डिमांड उनकी क्या होती है कि इस वॉर को एंड कर दिया जाए। सेकंड होती है कि जो बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज कर दिया जाए। थर्ड होती है कि लैंड ट्रांसफ़र कर दिया जाए पीजेंट्स को। जो भी ये क्लर्जी के पास लैंड है या फिर नोबिलिटी के पास लैंड है वो सारा लैंड दे दिया जाए पीजेंट्स को। और इन्हीं डिमांड्स को बोला जाता है Lenin's April thesis. This is very important to learn. It can be common exam that what was Lenin's thesis या फिर Lenin's April thesis. और वो ये भी कहते हैं कि अब हमारी पार्टी को नेम चेंज कर अपना नेम रख लेना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि रेडिकल मेजर्स को अपनाएगी या फिर रेडिकल एम्स रखेगी। अब क्या होता है, गर्मियाँ आते आते ये वर्कर्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा फैल जाती है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है। इसीलिए जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं उसमें फैक्ट्री कमेटीज़ बनाई जाती हैं जो कि इस चीज़ को देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ कैसे रन होनी चाहिए या फिर फैक्ट्रीज़ कैसे चलनी चाहिए। और जो ट्रेड यूनियंस हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में बढ़ जाते हैं और सोल्जर कमेटीज़ बनती हैं जो कि एक आर्मी को फॉर्म करती हैं। और ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है अब ये देखती है कि भाई व्लादिमीर लेनिन के आने के बाद हमारी कुछ पावर कम सी होती जा रही है। यही सब देखते हुए वो ये भी सोचते हैं कि यही जो बोल्शेविक पार्टी है इसका ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। अब यही सब देखते हुए जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि हमें अब कुछ हार्ड स्टेप्स लेने होंगे। तो वो कौन कौन से स्टेप्स लेती है वो चीज़ हम देख लेते हैं। फर्स्ट वो बोलते हैं कि ये रिस्ट्रिक्ट कर दो, ये अभी हमने ऊपर जो पढ़ा ना कि वर्कर्स फैक्ट्री कमेटीज़ बनाई जाएंगी जिसमें वर्कर्स देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ कैसे रन होनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों को अब इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या की, अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया लीडर्स को। कौन से लीडर्स को? बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और कई बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स छुप गए बल्कि कुछ भाग गए। मीनवाइल कंट्री साइड पर क्या चल रहा था वो देख लेते हैं। कंट्री साइड पर जो पीजेंट्स हैं और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स हैं वो फोर्स कर रहे थे गवर्नमेंट को लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और इसी के लिए एक लैंड कमेटी बनाई जाती है जो कि इसी चीज़ को हैंडल करेगी। और पीजेंट साइज लैंड, पीजेंट्स को लैंड्स मिल जाते हैं बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। टॉपिक 3.2 द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917।
अक्टूबर के रेवोल्यूशन की बात करेंगे 1917 की, तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वर्सेस जो बोल्शेविक पार्टी है, अब इनमें कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि कहीं ना कहीं लेनिन को लगा कि ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है कहीं ये डिक्टेटरशिप को ना सेटअप कर दे। तो लेनिन ने बहुत सारे डिस्कशंस करना स्टार्ट कर दिए अपने सपोर्टर्स के साथ। आर्मी में इनके सपोर्टर्स थे, फैक्ट्रीज में थे और सोवियत में थे, वो सारे इकट्ठे आते हैं और लेनिन जो हैं वो पेट्रोग्रेड सोवियत को प्लस बोल्शेविक पार्टी को एग्री करते हैं, राज़ी करते हैं टू सीजर ऑफ पावर, मतलब पावर पे कब्जा करने के लिए। इसी के लिए एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी अपॉइंट की जाती है अंडर लियोन ट्रॉट्स्की की। और जो ये इवेंट हुआ पावर सीजर का, इसकी जो डेट थी वो सीक्रेट रखी गई। और ये जो अपराइजिंग थी, ये जो प्रोटेस्ट थे 24 अक्टूबर को इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कहीं ना कहीं पीएम जो कि उस टाइम पे थे केरेंस्की, उन्हें कहीं ना कहीं से लगा कि नहीं अब कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो इसीलिए वो अपनी सिटी छोड़कर भाग जाते हैं ट्रूप्स को बुलाने के लिए। तो जो पीछे से लॉयल मिलिट्री मैन्स ऑफ गवर्नमेंट बच गए, उन्होंने सीज कर ली 2 बिल्डिंग्स बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स की। अब क्या हुआ, जो प्रो गवर्नमेंट थी उन्होंने ट्रूप्स भेजी प्रोटेक्ट करने के लिए टेलीफोन ऑफिसर्स को, टेलीग्राफ ऑफिसर्स को प्लस विंटर पैलेस को। और इसी चीज़ के रिस्पॉन्स में जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी है जिसे अपॉइंट किया गया था, अभी हमने पीछे देखा था, उसने ऑर्डर किया अपने सपोर्टर्स को कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सीज कर लिया जाए, प्लस जो मिनिस्टर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाए। और रात होते होते पूरी सिटी कमेटी के अंडर में थी। कौन सी कमेटी के? मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के। पूरी सिटी कंट्रोल में थी और जो मिनिस्टर्स थे वो भी हार मान चुके थे। तो अब क्या होता है, जो मीटिंग होती है ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत की पेट्रोग्रेड में होती है, इसमें जो मेजॉरिटी होती है वो बोलती है कि हाँ जो बोल्शेविक का एक्शन था वो ठीक था, उसमें कुछ गलत नहीं था। और यही ऐसी जो अपराइजिंग्स हैं, ऐसे ही प्रोटेस्ट होते हैं अदर सिटीज़ में भी। एक हैवी फाइट के बारे में बताया हुआ है जो मॉस्को में हुई थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई वहाँ पर हो गई थी, बट दिसंबर आते आते बोल्शेविक ने वहाँ का भी कंट्रोल ले लिया था। कहाँ का? मॉस्को का, वो भी एक पेट्रोग्रेड का ही एरिया है। टॉपिक 4, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। अब देख लिया कि अक्टूबर में सारी पावर आ गई बोल्शेविक्स के हाथों में। अब देखते हैं कि अक्टूबर के बाद क्या चेंज हुआ, क्या चेंजेस आए। तो बोल्शेविक जो थी टोटली अपोज करती थी प्राइवेट प्रॉपर्टी को। बोल्शेविक पार्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी को हेट करती थी। उनको नहीं चाहिए था कि किसी भी तरीके का प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम हो, वो सोशलिज्म को अपनाना चाहते थे। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज और बैंक्स को उन्होंने कर दिया नेशनलाइज बाय नवंबर 1917 और लैंड्स को डिक्लेयर कर दिए सोशल प्रॉपर्टीज। और इन्होंने पीजेंट्स को अलाउ किया कि वो सीज कर ले नोबिलिटी के लैंड्स को। और इन्होंने बैन किया टाइटल्स को जो एरिस्टोक्रेसी से मिलते हैं, जैसे कि अगर कोई बर्थ से रिच है या फिर अगर उसका बर्थ क्लर्जी फैमिली में हुआ है या फिर नोबिलिटी में हुआ है तो उसे बाय बर्थ कोई एडवांटेज, कोई प्रिविलेज नहीं मिलेंगे। इस चीज़ों को इन्होंने कर दिया बैन। नेक्स्ट चीज़ क्या हुई, नेक्स्ट चीज़ इन्होंने की जो इन्होंने न्यू यूनिफॉर्म्स डिज़ाइन की आर्मी के लिए प्लस ऑफिशियल्स के लिए। इसके लिए एक क्लोथिंग कंपटीशन भी हुआ था इन 1918 में, जिसमें डिसाइड की गई एक सोवियत हैट जिसे बुडिनोव का भी कहते हैं। अब जो बोल्शेविक पार्टी है वो अपने नेम को चेंज कर लेती है रशियन कम्युनिस्ट पार्टी में। और नवंबर 1917 में जो बोल्शेविक है वो कंडक्ट कराते हैं इलेक्शंस को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, बट उन्हें कोई मेजॉरिटी नहीं मिलती। वो मेजॉरिटी गेन करने में फेल हो जाते हैं। इन जैन 1918 में असेंबली रिजेक्ट कर देती है बोल्शेविक के मेजर्स को। मतलब ये जो असेंबली अभी इलेक्ट होके आई ना, मतलब इन्होंने पहले कह दिया था कि भाई जो फ्यूचर है ना रशिया का वो डिसाइड करेगी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसलिए अब इन्होंने उसके लिए इलेक्शंस भी करा लिए, बट इसमें इन्हें मिल नहीं पाई मेजॉरिटी। और जब जनवरी 1918 में असेंबली ने इनके स्टेप्स को, इन्होंने जो डिसीजंस लिए उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया। यही देखते देखते लेनिन ने क्या किया, ये जो असेंबली है उसको ही डिसमिस कर डाला। उन्हें लगा, लेनिन को लगा कि जो
ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है ना, ये तो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है रेदर देन किसी ऐसी असेंबली से जो अनसर्टेन कंडीशंस में इलेक्ट की जाए। और इन मार्च 1918 में डिस्पाइट ऑपोजिशन, मतलब इनकी ना बहुत सारी ऑपोजिशंस भी थी जो इनके खिलाफ थी, बट उनके होने के बावजूद भी मार्च 1918 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीस बना ली जर्मनी के साथ पीस बना ली, जिनके साथ अभी इनके पीछे वॉर हुई थी एट ब्रेस्ट, ये एक जगह का नाम है। अब क्या हुआ, जो बोल्शेविक हैं वो बन गई एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ पार्टिसिपेट करेगी इलेक्शंस में, मतलब अब सिर्फ एक ही पार्टी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेगी, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के लिए, जो कि पार्लियामेंट ऑफ कंट्री भी बन गया था। मतलब एक ही कंट्री है एक ही पार्टी पार्टिसिपेट करेगी इलेक्शंस में और वो एक ही जीत जाएगी। और जो रशिया है वो बन गया वन पार्टी स्टेट। और जो ट्रेड यूनियंस थे, अब ट्रेड यूनियंस पार्टी के ही कंट्रोल में आ चुके थे, और जो इन्होंने एक सीक्रेट पुलिस को इस्टेब्लिश कर रखा था जिसको बोला गया चेका। पहले उसका चेका नाम था, बट बाद में उसका नेम चेंज होके इन्होंने नेम रख दिया था OGPU एंड NKVD। ये नेम्स इन्होंने बाद में चेंज कर दिए थे। और ये लोग पनिशमेंट देते थे उनको जो बोल्शेविक पार्टी की बुराई करते थे या फिर उनके डिसीजंस को गलत बताते थे। और पहले तो बहुत सारे जो यंग राइटर्स हैं और आर्टिस्ट हैं उन्होंने इस पार्टी का साथ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि सोशलिज्म आएगा और एक चेंज आएगा कंट्री में, जो कि कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बट बाद में लोग इनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे, क्योंकि इन्होंने सेंसरशिप लगा दी थी पार्टी ने। क्यों? अगर कैसे सेंसरशिप, मतलब इन्होंने बोला ना कि कंट्री के अंदर कोई बोल्शेविक पार्टी की बुराई नहीं कर सकता, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको जो इनकी सीक्रेट पुलिस है वो पनिश करती है, वो उन्हें अरेस्ट कर लेती है। तो यही सारी चीज़ें इस टॉपिक में हमें बताई गई हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और एक्सप्लेनेशन समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।